उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह के ज़रिए ऐसी तमाम मखलूक़ात का ख़ात्मा कर दिया। इसका मतलब है कि पानी में डूबकर ये हलाक हो सकते हैं। और इस लेबॉर्ट्री के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, इसके मुताबिक मार्तू एरिया में जहाँ ये लेबॉर्ट्री है वहाँ एक गहरी झील भी है। अगर इस मखलूक को इस झील में डबो दिया जाए ये तो हलाक हो सकती है, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, इस मखलूक के डीएनए तो साइंसदानों के पास होंगे, वो दोबारा ये काम कर सकते हैं, सफदर ने कहा। इस लेबॉर्ट्री को भी साथ ही तबाह कर दिया जाएगा तो खुद ही ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फौरी तौर पर दुनिया पर मंडलाने वाला ये ख़तरा दूर हो जाएगा। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उन्हें कैसे इस झील में डुबोया जाएगा? सालिया ने हैरत भरी लहजे में कहा। जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक ये सलाजीम मखलूक जिनकी तादाद सैकड़ों में है, अभी इनकी उम्रें चंद साल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये अभी बच्चे हैं, इसलिए वहाँ जाकर देखा जाएगा कि उनके बारे में क्या हो सकता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इस मौजू पर मज़ीद बात होती, जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ जोसेफ, कोई बात बनी? इमरान ने जोसेफ की तरफ देखते हुए चौंक कर कहा। बॉस, यहाँ एक मुखबरी करने वाला ग्रुप है जिसका इंचार्ज माशू नाम का आदमी है। इसने यहाँ मौजूद 25 मारतू अफराद से रब्ता किया है और उन्हें मुआवजा देने का वादा करके उनसे कहा है कि जैसे ही कोई ग्रुप इनसे मारतू एरिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रब्ता करे वो माशू को इतला दें। जोसेफ ने कहा तो इमरान समेत सभी इख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि जोसेफ ने इंतहाई अहम बात बताई थी। तुम्हें कैसे ये तफसीली इतला मिली? इमरान ने पूछा। मैंने एक मारतू को चेक कर लिया था। आपने मारतू की जो ख़ास निशानियां बताई थी मैंने चेक कर ली थी। ये मारतू यहाँ एक होटल में चौकीदार है। मैंने उसे 2 बड़े नोट देकर उससे घर मिलने के लिए कहा तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। फिर मुझे अपने घर ले गया। वो वहाँ अकेला रहता था। फिर उसको कुछ मज़ीद नोट देकर और कुछ सख्ती करके उससे ये मालूमात मिली है। इस माशू का आदमी मुझसे पहले से मिल चुका था। इसने यही बताया कि यहाँ 25 मारतू रहते हैं। ये तादाद इसलिए कम है कि मारतू कबीले के लोग जंगल से बाहर रहना तौहीन समझते हैं, और ये 25 मारतू भी वो हैं जिन्हें उसके कबीले ने किसी न किसी जगह से जंगल से निकाल दिया है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। इस माशू के बारे में मालूम किया है कि वो कौन है और कहाँ होता है? इमरान ने कहा। यस बॉस, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। ये माशू यहाँ के एक छोटे क्लब का मालिक है। इस क्लब का नाम माशू क्लब है। क्लब ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन इस माशू का मुखबरी का काम खासा अच्छा जा रहा है, जोसेफ ने जवाब दिया। यहाँ किसकी मुखबरी हो सकती है? जूलिया ने पूछा। मंशियात का धंधा करने वाले ग्रुप्स और असलहे की स्मगलिंग करने वाले ग्रुप्स यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। क्या तुम इस माशू को उठा ला सकते हो या मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजूँ? इमरान ने कहा। जैसे आप हुक्म दे बॉस, जोसेफ ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सफदर, तुम जोसेफ के साथ चले जाओ और इस माशू को इस तरह उठाकर यहाँ ले आओ कि इसके किसी आदमी को इसका इल्म ना हो सके, इमरान ने कहा। लेकिन जिस मारतू से जोसेफ मिला है उसने लाजिमन अब तक माशू को इतला दे दी होगी, सफदर ने उठते हुए कहा। मैंने उससे कुछ बताने के काबिल ही नहीं छोड़ा, जोसेफ ने जवाब दिया। ओह, फिर तो ये काम फ़ौरन करना चाहिए, वरना माशू को उसकी मौत की इतला मिल गई तो वो होशियार हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो सफदर ने असबात में सर हिला दिया। इमरान साहब, इसे जो कुछ पूछना है वही ना पूछ लें, इसका यहाँ लाना मसला बन सकता है, सफदर ने कहा। कोई मसला नहीं बनता, तुम उसे यहाँ ले आओ। इसे तफसील से बात करना होगी जो वहाँ नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। ओके, आओ जोसेफ, सफदर ने कहा और जोसेफ समेत बाहर चला गया। तुम माशू से क्या मालूम करना चाहते हो? जूलिया ने कहा। इसका राब्ता लाजिमन सरदार मातू से होगा, इसलिए उसे ये टास्क दिया गया है कि हमें इस अंदाज में ट्रेस किया जा सके। और वाकई जिसने ये अहकामात दिए हैं वो अक्लमंद आदमी है। उसे मालूम है कि हम मारतू एरिया में दाखिल होने से पहले लामहला किसी मारतू से मिलकर इस सारे एरिया के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। कि इस माशू को सारी तफसीलात का इल्म होगा, इमरान साहब, सालेहा ने कहा। देखो, हो सकता है कि इससे कोई काम की बात मालूम हो जाए, इमरान ने जवाब दिया। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सफदर अंदर दाखिल हुआ तो इसके कांधे पर एक बेहोश आदमी लदा हुआ था। जोसेफ कहाँ है? इमरान ने उठते हुए कहा। वो इस वेटर का खात्मा करने के लिए वहीं रुक गया है जिससे उसने इस माशू के ऑफिस का खुफिया रास्ता मालूम किया। फिर हम दोनों इस खुफिया रास्ते से इसके ऑफिस पहुंच गए और उसे बेहोश करके उठाकर इस खुफिया रास्ते से बाहर आ गए। लेकिन इसकी गुमशुदगी का इल्म होते ही ये वेटर जोसेफ का हुलिया बता सकता था, इसलिए जोसेफ वहीं रुक गया था ताकि इसका खात्मा कर सके। मैं उसे ले आया हूँ,
सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, उसे यहाँ कुर्सी पर डाल दो और रस्सी ले आओ, इमरान ने कहा तो सफदर ने कांधे पर लदे हुए अधीन उम्र मकामी आदमी को एक खाली कुर्सी पर डाला। फिर वो स्टोर रूम से रस्सी का एक बंडल उठा लाया। कैप्टन शकील की मदद से उसने उसे कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया। इस दौरान जोसेफ भी वापस आ गया था। आप सब लोग बाहर जाएं ताकि सबको ना देख सके, इमरान ने कहा। क्या आप उसे जिंदा छोड़ देंगे? सफदर ने चौंक कर पूछा। हो सकता है कि ऐसी पोजीशन आ जाए कि इसको जिंदा छोड़ देना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जब तक इससे बातचीत ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इमरान ने जवाब दिया तो सबने अस्बात में सर हिला दिए। फिर वो सब कमरे से बाहर चले गए तो इमरान ने उठकर दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उसके सर पर उभरे हुए गोमड़ को देखकर वो समझ गया था कि उसे चोट लगाकर बेहोश कर दिया गया है। चंद लम्हों बाद जब उसकी साकित जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंदे होने की वजह से जाहिर है वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। तुम्हारा नाम माशू है और तुम मुखबरी करने वाले ग्रुप के चीफ हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो वो चौंक कर गौर से इमरान को देखने लगा जो इस वक्त एक्रीमियन मेकअप था। तो तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है? माशू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। तुम्हारा नाम माशू है, तुम मुखबरी करने वाले ग्रुप के चीफ हो, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और ये तुमने मुझे क्यों बांध रखा है और मैं कहाँ हूँ? माशू ने कहा। तुम्हें तुम्हारे क्लब से अगवा करके यहाँ लाया गया है और अगर तुम मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब ना दिए तो तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सवालों के जवाब? क्या मतलब? कैसे सवाल? और तुम हो कौन? माशू के लहजे में हैरत नुमाया थी। तुमने लॉर्गो में मौजूद मार्तू कबीले के 25 अफराद से रब्ता किया और उन्हें कहा कि अगर कोई ग्रुप इनसे मार्तू एरिया की तफसील मालूम करने के लिए रब्ता करे तो वो तुम्हें इतला दे, इमरान ने कहा तो माशू भी इख्तियार चौंक पड़ा। तुम क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम हो गया ये सब कुछ और क्या तुम इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो? माशू ने कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं, इमरान ने सफाक लहजे में कहा। पहले तुम मुझे मुतमईन करो फिर बात होगी, माशू ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान ने दोनों हाथों से ताली बजाई और दूसरे लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो माशू भी इख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तुम मेरे ऑफिस में अचानक दाखिल हुए थे, माशू ने चौंक कर जोसेफ को देखते हुए कहा और इमरान को चूंकि मालूम था कि जोसेफ इस वक्त तक कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद रहेगा जब तक वो अंदर रहेगा, इसलिए उसने उसे बुलाने के लिए मखसूस अंदाज में ताली बजाई। इसलिए जोसेफ फौरी तौर पर अंदर आ गया। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और जेब से एक तेज धार खंजर निकाल कर वो बड़े जारिहाना अंदाज में कुर्सी पर बैठे हुए माशू की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, माशू ने जोसेफ के अंदाज को देखकर ही हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वहीं रुक जाओ, अब जैसे ही ये होशियार बनने की कोशिश करे मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुमने फ़ौरन उनकी आंख निकाल देनी है, फिर दूसरी आंख, फिर नाक, फिर कान और इस तरह पूरे जिस्म का हशर कर देना है, इमरान ने इंतहाई सफ़ाक लहजे में कहा। ये सब कुछ मैंने सरदार मातू के कहने पर किया है, इसने मुझे डबल मुआवजा देने का वादा किया था, इस पर माशू जल्दी बोलते हुए कहा। सरदार मातू क्या खुद यहाँ आया था? इमरान ने पूछा। नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया था, माशू ने जवाब दिया और उसके लहजे से ही इमरान समझ गया कि वो सच बोल रहा है। क्या वो तुमसे पहले से वाकिफ़ था? इमरान ने पूछा। हाँ, वो पहले यहाँ लॉर्को में रहता था, चागू फोर्स उसके मातहत काम करती थी, फिर उसे मार्तू एरिया में भिजवा दिया गया, या वो मुखबरी के तमाम काम मेरे ज़रिए कराता था, माशू ने जवाब देते हुए कहा। तुमने उससे रिपोर्ट किस नंबर पर देनी थी? इमरान ने कहा। इसने कहा था कि वो खुद फ़ोन करेगा, माशू ने इस बार कदरे रुक कर जवाब देते हुए कहा तो इमरान समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने हाथ उठाकर झटका तो दूसरे लम्हे कमरा माशू के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान के इशारे पर माशू के करीब खड़े जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से खंजर की नोक से माशू की आंख का ढीला काट कर बाहर फेंक दिया। माशू मुसलसल चीख रहा था और बंदे होने की वजह से वो तकलीफ की शिद्दत से अपना सर दाएं बाएं मार रहा था, जबकि जोसेफ ने बड़े इत्मीनान से खंजर पर लग जाने वाले खून और मवाद उसी के लिबास से साफ करना शुरू कर दिया। सब सच बता दो वरना दूसरी आंख भी गायब हो जाएगी। तुम खुद तसव्वुर कर सकते हो कि अंधे आदमी की क्या ज़िंदगी है, जबकि मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता, सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ।
इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। बताता हूँ। माशू ने कराहते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही फ़ोन का नंबर बता दिया। और इमरान नंबर सुनकर चौंक पड़ा क्योंकि ये सैटेलाइट नंबर था। कोड क्या तय हुए हैं? इमरान ने पूछा। कोई कोड नहीं है, माशू ने रुक कर जवाब देते हुए कहा। यहाँ कोई ऐसा मारतू आदमी है जो लेबॉर्ट्री तक जंगल और इसमें नस्ल मशीनरी के बारे में बता सके? इमरान ने कहा। ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि सब मारतू यहाँ कई बरसों से रह रहे हैं। इसका दाखिला कबीले ने जंगल में बंद किया हुआ है। वो आम सी बातें तो बता सकते हैं लेकिन मशीन के बारे में कुछ नहीं बता सकते, माशू ने जवाब दिया। ये तफसीलात कैसे हासिल हो सकती हैं? बोलो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना। इमरान ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा। क्या तुम वाकई ही मुझे जिंदा छोड़ दोगे? माशू ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें हलफ दे सकता हूँ, बशर्ती का तुम ऐसे आदमी की निशानदही कर दो। इमरान ने पूछा। सरदार मातू गोल्डन एप्पल शराब बेहद पसंद करता है और ये शराब यहाँ सिर्फ मैं ही सप्लाई करता हूँ। जब सरदार मातू यहाँ था तो हर वक्त पूरा क्रेट अपने पास रखता था और अब भी वो मुझसे क्रेट मंगवाता है, क्योंकि इस शराब मैं खुद तैयार करता हूँ और एक हफ्ते में ये ख़राब हो जाती है। इसलिए वो हर हफ्ते मुझसे शराब का एक क्रेट मंगवाता है। इसलिए मुझे कहा है कि जब भी मैं शराब भेजूँ तो बंद जीप में भिजवाऊँ और इस जीप के आगे मारतू कबीले के ख़ास निशान का झंडा लगाकर भेजूँ और जीप की छत पर किस्तान रेस का आला लगाकर भेजा करूँ। इसके मुताबिक किस्तान रेस के आले की वजह से कोई सांसी हरबा इस जीप पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और मखसूस झंडे की वजह से कोई आदमी इस पर हमला नहीं करेगा और मैं इस तरह हर हफ्ते शराब का क्रेट वहां भिजवाता हूं। माशू ने जवाब देते हुए कहा। ये आला कहाँ है और तुम्हें किसने मुहैया किया? इमरान ने पूछा। आला मेरे ऑफिस में है और मुझे सरदार मातू ने कराम्बी से मंगवा कर दिया था, माशू ने जवाब दिया। अब कब तुमने शराब भिजवानी है? इमरान ने पूछा। पिछले 1 माह से उसने शराब मंगवानी बंद कर दी है। इसने कहा था कि मजबूरी है क्योंकि पाकि शियाई एजेंट इस आड़ में हमला कर सकते हैं, माशू ने जवाब देते हुए कहा। कौन ले जाता था शराब? इमरान ने पूछा। मेरा खास आदमी है कारशू, वो ले जाता था, माशू ने कहा। क्या ये कारशू तुम्हारे क्लब में काम करता है? इमरान ने पूछा। हाँ, ये मेरे क्लब में सुपरवाइज़र है, माशू ने जवाब दिया। फिर इमरान ने इससे मुख्तलिफ सवालात करके मज़ीद तफसील मालूम कर ली। इसे ऑफ कर दो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा तो जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से खंजर माशू की शहरग में उतार दिया। माशू के हलक से एक बार फिर चीख निकली लेकिन शहरग कट जाने की वजह से वो चंद लम्हों में ही ठंडा पड़ गया। जोसेफ ने खंजर वापस खींचा और उसके लिबास से साफ करना शुरू कर दिया। इसकी लाश को उठाकर नीचे तहखाने में फेंक दो, इमरान ने उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर इस कमरे से बाहर आकर वो साथ वाले दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ ही इस कमरे में थे। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने उठते हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फिर कुर्सी पर बैठकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माशू क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने कुरियर दबाया और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। माशू क्लब। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माशू बोल रहा हूँ, सुपरवाइज़र कारशू को फ़ोन पर बुलाओ, इमरान ने माशू की आवाज़ और लहजे में कहा और उसका लहजा तहमकाना था। ओह यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। कारशू बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। कारशू मेरे ऑफिस से किस्तान रेस का आला उठाकर चोही रोड पर 3X नंबर वाली सुर्ख पत्थरों की इमारत में आ जाओ, इमरान ने माशू की आवाज़ और लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने कुरियर दबाया और फिर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सरदार मातू बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। माशू बोल रहा हूँ जनाब, इमरान ने माशू की आवाज़ और लहजे में कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। जनाब, आपका काम कर दिया गया है, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो? कैसे? किस तरह? सरदार मातू ने चौंक कर पूछा। यहाँ 25 मारतू रहते हैं और मैंने सबको अलर्ट कर दिया था। फिर मुझे इतला मिली कि एक मारतू जो कि कालीनाथ एरिया में रहता है, एक अफ्रीकी हबशी इससे मिला और उसने उसे भारी रकम के इवज़ मारतू जंगल के बारे में तफसील बताने का कहा। इस मारतू ने उसे तफसील से आम सी बातें बता दी और उसके जाने के बाद इस मारतू ने मुझसे रब्ता किया और इस अफ्रीकी हबशी का हुलिया बता दिया। मेरे आदमियों ने थोड़ी देर में उसे ट्रेस कर लिया और गार्डन एरिया की एक इमारत में मौजूद था।
اس کے ساتھ ہی 2 عورتیں اور 4 ایکریمین مرد بھی موجود تھے۔ وہ لوگ کہیں جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر میں نے سوچا کہ اگر یہ نکل گئے تو پھر ان کا ملنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے فوراً ساٹھو سے رابطہ قائم کیا اور ساٹھو نے میرے کہنے پر وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور پھر ان بے ہوش افراد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ساٹھو کون ہے؟ میں نے اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ سردار ماتو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ نیا گروپ ہے، آپ کے جانے کے بعد یہاں آ کر اس نے کارروائیاں شروع کی اور اب مجھے اسے بھاری رقم دینی پڑے گی۔ عمران نے کہا، رقم کی فکر مت کرو، یہ بتاؤ کہ لاشیں اب کہاں ہیں؟ سردار ماتو نے کہا، اسی عمارت میں ہے جناب جہاں وہ موجود تھے۔ اگر آپ کہیں تو میں کاشو کے ذریعے جیپ پر گولڈن ایپل کا کریٹ اور لاشیں آپ کو بھجوا دوں۔ آپ معاوضہ اسے دے دیں، میرا بھی اور ساٹھو کا بھی۔ عمران نے کہا، لیکن یہاں تو ریڈ الرٹ ہے۔ سردار ماتو نے چونک کر کہا، جناب کسٹان ریس کا آلہ تو میرے پاس ہے، وہ میں جیپ پر لگا دوں گا اور مارتو قبیلے کا جھنڈا بھی۔ اس طرح لاشیں بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی اور گولڈن ایپل شراب کا کریٹ بھی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، تم فوراً کارشو کو بھجوا دو اور کریٹ کے ساتھ لاشیں بھی بھجوا دو۔ دوسری طرف سے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ ظاہر ہے کہ کارشو گولڈن ایپل اور کسٹان ریس کے اعلیٰ کے حوالہ جات نے اسے خاص طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی تھوڑی دیر میں اسے بھجوا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں کالاش گیٹ کھولنے کا حکم دے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے دروازے کے باہر موجود جوزف کو بلا کر اسے کہا کہ ایک مقامی آدمی یہاں پہنچ رہا ہے، اسے اندر لے آؤ، اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میں نے جنگل میں داخل ہونے کا راستہ تو کھلوا لیا ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ سردار ماتو نے فون کا رسیور رکھا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ ماشو نے آخر میں جو حوالہ جات دیے تھے وہ درست تھے اور یہ بات طے تھی کہ بولنے والا بھی ماشو ہی تھا، کیونکہ اس کی آواز اور لہجے کی سردار ماتو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ لیکن یہ بات اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی کہ جن پاک ایشیائی ایجنٹوں کے گروپ کے ہاتھوں بڑے بڑے سپر ایجنٹ ہلاک ہو گئے، جن کی خاطر سیکشن ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا، جن کو روکنے کے لیے یہاں جنگل اور لیبارٹری میں ایسے انتظامات کیے گئے کہ شاید پوری ایکریمین فوج کو بھی روکنے کے لیے اس قدر انتظامات نہ کیے جاتے، وہ عام سے گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ اور پھر ساٹھو کے نام نے بھی اسے چونکا دیا تھا۔ یہ نام ایسا تھا جو اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انتہائی خطرناک آدمی ایک عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، سردار ماتو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اس انداز میں کاندھے جھٹکے جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو سردار ماتو کالنگ، اوور۔ سردار ماتو نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، کامگار اٹینڈنگ یو، اوور۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، کامگار کلاش گیٹ کھلوا دو، کیونکہ ماشو کا آدمی کارشو جیپ پر میرے پاس آ رہا ہے، لیکن تم نے اس کی جیپ کو اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ اگر اس میں 7 لاشیں اور گولڈن ایپل شراب کا کریٹ ہو تو اسے آنے دینا، ورنہ نہیں، اوور۔ سردار ماتو نے کہا، 7 لاشیں؟ کیا مطلب باس؟ اوور۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، میں نے ماشو کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ ہمارے دشمن ایجنٹوں کو لارگو میں ٹریس کرے، اور ابھی اس نے کال کر کے بتایا ہے کہ اس نے انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ان لاشوں کو لے آئے اور ساتھ ہی گولڈن ایپل شراب کا کریٹ بھی، لیکن تم نے پہلے ان لاشوں کو چیک کرنا ہے، پھر اس جیپ کو آگے بڑھا دینا ہے، اوور۔ سردار ماتو نے کہا، یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور سنو، جیسے ہی یہ لوگ چیک ہو کر آگے بڑھیں تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر تفصیلی رپورٹ دینی ہے، اوور۔ سردار ماتو نے کہا، یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ماتو نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابھی اسے ٹرانسمیٹر آف کیے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ یکلخت فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار ماتو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ سردار ماتو بول رہا ہوں، سردار ماتو نے کہا، سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ دوسری طرف سے وہی خودکار گرادیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز سنائی تھی، یس سر، حکم سر۔ سردار ماتو نے اس بار انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے لارگو کے بارے میں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، وہاں میں نے ایک گروپ کو الرٹ کر دیا ہے، وہ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ ٹریس ہوئے وہ مجھے اطلاع دیں گے، پھر میں وہی ان کے خاتمے کا بندوبست کر دوں گا سر۔ سردار ماتو نے جواب دیا۔ پہلے تو اس نے ان کی موت کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ یہ سوچ کر بدل دیا تھا کہ پہلے مکمل چیکنگ ہو جائے پھر وہ اطلاع دے گا۔
وہ لوگ جنگل میں تو داخل نہیں ہوئے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں جناب، سردار ماتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لاہور کو شہر کی طرف تو تم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، باقی اطراف میں کیا کیا ہے؟ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے پوچھا گیا۔ جناب، مارتو ایریے کے چاروں طرف 40 کلومیٹر تک ایسے ہی انتظامات ہیں۔ آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا جناب، سردار ماتو نے موتبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سردار ماتو نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے کامگار کی طرف سے کال کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ اس طرح لاشیں چیک ہو سکتی تھی اور اسے مکمل اطمینان ہو جانا تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو کامگار، کالنگ اوور۔ کامگار کی آواز سنائی دی۔ یس سردار ماتو اٹینڈنگ یو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ سردار ماتو نے چونک کر اور انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ باس، جیپ کالاش گیٹ پہنچ چکی ہے، اس کو کارشو ڈرائیو کر رہا ہے اور جیپ کے عقبی حصے میں 7 لاشیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں 2 عورتوں کی اور 4 ایکریمین مردوں کی اور ایک افریقی حبشی کی لاش ہے۔ اس کے ساتھ ہی گولڈن ایپل شراب کا کریٹ بھی موجود ہے اور جناب جیپ کے سامنے مارتو قبیلے کا جھنڈا بھی ہے اور چھت پر وہ آلہ بھی لگا ہوا ہے جو پہلے لگا ہوا تھا۔ اوور۔ کامگار نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم نے لاشوں کو چیک کیا ہے، ہلا جلا کر اچھی طرح؟ اوور۔ سردار ماتو نے پوچھا۔ یس باس، میں نے سب لاشوں کو خود چیک کیا ہے، وہ واقعی لاشیں ہیں باس۔ اوور۔ کامگار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بھجوا دو۔ جی میرے پاس۔ اوور اینڈ آل۔ سردار ماتو نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کر دیے۔ زوگو، وہ رہا ہوں باس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک موتبانہ آواز سنائی تھی۔ زوگو، ہمارے پاس سپر میک اپ واشر تو ہے نا؟ سردار ماتو نے پوچھا۔ یس باس ہے، دوسری طرف سے اسی طرح موتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اسے تیار رکھو، کارشو جیب میں پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے، ان کے میک اپ واش کرنا ہے۔ سردار ماتو نے کہا۔ لیکن باس، یہاں تو ہائی الرٹ ہے، پھر جیپ کیسے آئے گی؟ زوگو نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جن کے لیے یہ ہائی الرٹ کیا گیا تھا ان کی لاشیں تو آ رہی ہیں جیپ میں، کامگار نے انہیں چیک بھی کر لیا ہے۔ سردار ماتو نے کہا۔ او اچھا باس، ٹھیک ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو سردار ماتو نے اطمینان بھرا طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ کارچو کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے رہائش گاہ پر پہنچتے ہی بے ہوش کر دیا گیا تھا، پھر اسے اسی کام میں لا کر کرسی پر رسی سے باندھ دیا گیا تھا جس میں پہلے ہی ایک کرسی پر بندھی ہوئی معشوق کی لاش موجود تھی۔ ویسے عمران کارشو کو ایک نظر دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ بے حد لالچی آدمی ہے۔ اس کے چہرے کے مخصوص خد و خال اور ٹھوڑی کی بناوٹ سے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص دولت کی خاطر اپنے آپ کو بھی فروخت کر سکتا ہے۔ پہلے عمران کا خیال تھا کہ اس سے تمام معلومات حاصل کر کے اسے بھی ہلاک کر دیا جائے، پھر عمران اس کارشو کے میک اپ میں جیپ لے کر جنگل میں گھس جائے، لیکن کارشو کا قد و قامت عمران تو کیا اس کے گروپ کے کسی بھی ساتھی سے نہ ملتا تھا۔ وہ درمیانے قد کا دبلا پتلا لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے سر پر موجود بال باریک سپرنگوں جیسے تھے، اس لیے عمران نے اسے دولت کا لالچ دے کر ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے ساتھ کمرے میں موجود تھا، جبکہ باقی ساتھی علیحدہ کمرے میں تھے۔ یس باس، جوزف نے کہا اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ہی اس کارشو کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور ذرا پیچھے ہٹ کر عمران کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بڑے بیگ میں کرنسی نوٹوں کی گٹیاں موجود ہیں، ان میں سے 4 گٹیاں لے آؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے کارشو نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گردن گھمائی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ ساتھ ہی کرسی پر موجود معشوق کی لاش اسے نظر آ گئی تھی۔ تم نے دیکھ لی ہے یہ معشوق کی لاش؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کارشو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہارے سامنے 2 صورتیں ہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں نوٹوں کی گٹیاں تھیں، انہیں سائیڈ میز پر رکھ دو، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے 4 گٹیاں سائیڈ میز پر رکھ دی۔ اب خنجر لے کر اس کی سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں خنجر اس کی شہرک میں اتار دینا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور جیب سے خنجر نکال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بے قصور ہوں، کارشو نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سامنے 2 صورتیں رکھ رہا ہوں، میں نے جب لے کر
मार तो एरिया में सरदार मातू के पास पहुंचना है और मुझे मालूम है कि तुम जीप में गोल्डन एप्पल की शराब का करेट माशू की तरफ से सरदार मातू तक पहुंचाते रहे हो। मैंने माशू के जरिए सरदार मातू से बात कर ली है, इसने जीप ले आने की इजाज़त दे दी है। अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगे तो ये चारों गड्डियाँ तुम्हारी होंगी। दूसरी सूरत यह है कि तुम ताउन से इनकार कर दो तो जोसेफ का खंजर पलक झपकाने में तुम्हारी शह रग को काट देगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी और उसकी रौनकों से महरूम हो जाओगे। बोलो, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। कारशु ने तेज लहजे में कहा। दौलत भी मिलेगी और ज़िंदगी भी, लेकिन ये सुन लो कि अगर तुम्हारे जहन में धोखे का ख्याल भी आया तो दूसरे लम्हे तुम हलाक कर दिए जाओगे। इमरान ने कहा, मैं कोई धोखा नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। कारशु ने जवाब दिया। तो फिर जंगल से लेकर मारतू एरिया तक जहाँ सरदार मातू मौजूद है पूरी तफसील बताओ। इमरान ने कहा तो कारशु ने इस तरह तफसील बताना शुरू कर दी जैसे वो गाइड हो, उनकी रहनुमाई कर रहा हो। फिर इमरान ने इसे मुसलसल सवालात करके इसे अपनी हद तक पूरी तफसील मालूम कर ली। कलाश गेट कैसे खुलेगा? इमरान ने पूछा। वहाँ का इंचार्ज कामगार है, वो कलाश गेट खोलता है जब सरदार मातू से हुक्म देता है। वो जीप की तलाशी भी लेता है, मैं इसके लिए 2 बोतलें शराब अलहदा से ले जाता हूँ, वरना वो कोई ना कोई बहाना बनाकर जीप रोक लेता है। कारशु ने जवाब दिया और फिर इमरान के सवालात के जवाब में उसने कामगार, कलाश गेट और वहाँ मौजूद अफराद और चेकिंग की तफसील बता दी। तुम ये झंडा क्यों साथ ले आए हो जबकि मार्शू ने तुम्हें इसका हुक्म तो नहीं दिया? इमरान ने पूछा। इसने आले को मंगवाने का मतलब था कि मुझे मारतू एरिया में जाना होगा, इसलिए मैं झंडा ले आया। कारशु ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुमने अपनी ज़िंदगी बचा ली और रकम भी कमा ली, लेकिन अब तुमने हमारे साथ जीप पर जाना है। लेकिन ये सुन लो कि अगर हम इस कदर फयासी से भारी रकम दे सकते हैं तो तुम्हें इससे ज़्यादा तेज़ी से हलाक भी कर सकते हैं। इमरान ने कहा। लेकिन कामगार को क्या कहोगे? वो तो तुम्हें देखकर ही भड़क उठेगा और वहाँ उसके साथ 4 मुसल्ला आदमी भी मौजूद हैं। कारशु ने कहा। उसकी फिक्र मत करो, कामगार भी तुम्हारी तरह हमसे ताउन करेगा। इमरान ने कहा। ओह अच्छा, फिर ठीक है। कारशु ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा। जोसेफ, इसकी रस्सियाँ खोल दो और ये 4 गड्डियाँ उसे दे दो और फिर जीप तैयार करो ताकि हम रवाना हो सकें। इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा तो इमरान दरवाजे की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ इमरान साहब? इमरान के दूसरे कमरे में दाखिल होते ही सफदर ने पूछा। चलो उठो, तैयारी करो, हमने अभी मिशन की तकमील के लिए जाना है। इमरान ने कहा तो उसके सब साथी उठकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उसकी रोज़ एलर्ट जीप तेज़ी से इस सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी जो आगे जाकर जंगल में ख़त्म हो जाती थी। ड्राइविंग सीट पर कारशु और साइड सीट पर इमरान बैठा था, जबकि उकबी सीट पर जूलिया, सालेहा, उससे उकबी सीटों पर सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और जौसी बैठे थे। उसके बाद खाली जगह पर स्याह रंग के बड़े बड़े थैले मौजूद थे। रोज़ेल्ट जीप खासी बड़ी जीप थी और ये जीप जंगल के अंदर बड़े दरिंदों का शिकार करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार की जाती थी। इसलिए इसकी बॉडी और फ्रेम इस कदर मजबूत होता है कि अगर गेंडा भी उसे टक्कर मार दे तो ना ही इसकी बॉडी में कोई टन पड़ता है और ना ही जीप उलटती थी। इसका ताकतवर इंजन उसे हर किस्म के रास्तों में इंतहाई सहूलत और स्पीड से ले जा सकता था। फिर इसमें गुंजाइश खासी होती थी और यही वजह थी कि वो 7 अफराद कारशु समेत इस जीप में बैठे हुए थे। इसके बावजूद इतनी खाली जगह उकब में मौजूद थी कि इनमें 2 बड़े थैले भी रखे हुए थे। जीप के शीशे ऐसे रंगे थे कि बाहर से अंदर ना देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर बखूबी देखा जा सकता था। इमरान को चूंकि मालूम था कि उसे जंगल के अंदर जाकर मिशन मुकम्मल करना है, इसलिए वो खसूसी तौर पर कराम्बी से ये जीप हासिल करके यहाँ आया था। तकरीबन 20 मिनट बाद जीप जंगल के गिर्द मौजूद ऊंची खारदार तारों के करीब पहुँच कर रुक गई। जिस जगह जीप रुकी थी उसके सामने ही खारदार तार से बाकायदा दरवाज़ा बनाया गया था जो अंदर से बंद किया जा सकता था। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।